many students at VNIT, they also ask me, sir, ये इतना मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? So the problem is communication engineering ही ऐसा है. You can't escape mathematics. There is a very fundamental concept here. The communication system is required only when the receiver does not know what the transmitter is going to transmit, right? अगर रिसीवर को पता है कि ट्रांसमीटर क्या भेजने वाला है तो कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत ही नहीं है. So there is always some kind of unpredictability. If you look at the system from receiver's point of view, there is always an unpredictability. If we consider digital communication, the simple binary communication, there are only two symbols, logic 0 and logic 1. So receiver knows that there are two possibilities, logic 0 and logic 1. But which bit has been transmitted? See, digital communication, we work in slotted times, like first slot for first bit, second slot for second bit, like that. तो अभी ये स्लॉट में ट्रांसमीटर ने 0 भेजा है कि 1 भेजा है, ये तो रिसीवर को डिसाइड करना ही पड़ता है, राइट? So there is some unpredictability, and then this decision can go wrong. So there is error probability. तो इन सब चीजों के लिए ये रैंडम सिग्नल थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है. दूसरा भी एक रीजन है, एक्चुअली व्हेन वी कॉल आवरसेल्व्स एज कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो that if you want to transmit something, how much bandwidth will be required. Okay, क्योंकि आपको अगर मालूम ही नहीं है कि बैंडविड्थ कितना चाहिए तो आप ये अगला बाकी डिसीजन ही नहीं ले सकते कि कौन से कम्युनिकेशन लिंक पे ये हम कम्युनिकेशन करेंगे. सो वी मस्ट नो व्हाट इज द bandwidth required. And again the same problem, bandwidth required is for the random signals, because let us say for logic 0 you will send something, for logic 1 you will send another signal. Logic 0 will be generated with probability, let us say 0.5. Logic 1 will be generated with probability 0.5. So you are sending, in a way you are sending random signal. कभी 0 रहेगा, कभी 1 रहेगा, तो कभी एक सिग्नल रहेगा, कभी दूसरा रहेगा, you don't know. So for such a random signal, how do you determine the bandwidth requirement? अगर एक सिंपल सिग्नल है, जैसे पीरियोडिक है, स्क्वायर वेव है, साइन वेव है, उसका फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के हम देख सकते हैं कि उसको कितना बैंडविड्थ लगता है. लेकिन जब रैंडम सिग्नल्स आते हैं तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. वी हैव टू डू व्हाट इज नोन एज, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज नोन एज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. तो ये देखेंगे आज हम कि ऑटो कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर ऑटो कोरिलेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके देखना पड़ता है. वी गेट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और वो जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आती है वो देख के हमें पता चलता है कि कितनी बैंडविड्थ लगेगी. तो इसका भी एक एग्जांपल है, आज मैं कवर करूंगा वो. लेकिन मैंने सोचा कि पहले बता दूं कि ये क्यों करना है. ओके, आप लोगों के लिए एग्जाम मुश्किल करने के लिए नहीं बनता है ये, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही वैसा है. ठीक है, तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. जस्ट अ मिनट. अभी स्क्रीन चालू करता हूं.
राइट, तो जो कल मैंने पीडीएफ दिखाया था वही थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ और उसी में से हम आगे जाएंगे. So actually we had stopped at joint probability density function. पहले वो देखना जरूरी है, उसके बाद हम रैंडम प्रोसेसेस वगैरह देखेंगे. तो ये सब कल कवर किया हुआ पोर्शन है. अभी आज का पोर्शन देखते हैं पहले. अब जो देखना है वो है, पहले तो देखना है मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स, यानी एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स जब हमें कवर करने पड़ते हैं तो वो किस तरह से कवर होता है. आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. सो देर इज समथिंग कॉल्ड जॉइंट स्टैटिस्टिक्स. ये करना पड़ता है, वी हैव टू डेवलप दिस. सो सिंपल चीज यहां से आती है, बेसिक चीज. There are two random variables. One is capital X, another is capital Y. Now I have two scanning variables or dummy variables, small x and small y. So I define this event. This is the event, that probability that capital X is less than or equal to small x and capital Y is less than or equal to small y. तो आप अगर ये कैपिटल X और कैपिटल Y इनकी वैल्यूज लेके कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट पॉइंट इज इन दिस शेडेड रीजन, उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ स्मॉल y एंड स्मॉल x. अगर स्मॉल x माइनस इनफाइनाइट है और स्मॉल y भी माइनस इनफाइनाइट है, तो एक भी पॉइंट ये शेडेड पोर्शन में नहीं रहेगा. लेकिन स्मॉल x अगर प्लस इंफिनिटी है और स्मॉल y भी प्लस इंफिनिटी हो गया, तो सारे पॉइंट वो शेडेड रीजन में आ जाएंगे. ठीक है, तो एक भी पॉइंट शेडेड रीजन में नहीं है, दैट इज वन एक्सट्रीम, और सारे के सारे पॉइंट्स ये शेडेड रीजन में आ गए, दैट इज अनदर एक्सट्रीम. और उसके बीच में जो भी होता है दैट इज फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. एक बार आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज मिल गई कि सारा खेल ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पे चालू हो जाता है. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी that the random variable capital X is less than or equal to small x and capital Y less than or equal to small y. That is called as the joint cumulative distribution function. It is function of small x and small y. और इसको अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं उसका, तो we get the joint probability density function. And just as the area under the probability density function should be 1 for one random variable, for multiple random variables the volume below the surface of fxy of xy that should be equal to 1. तो क्योंकि ultimately probability is equal to 1 when small x and small y both are infinite. तो अगर probability maximum probability 1 है, तो इस probability density function के नीचे जो वॉल्यूम है उसको भी 1 होना पड़ता है, राइट? फिर ये बाकी चीजें हैं, लाइक यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज बिटवीन x is between x1 x2 and y is between y1 y2. So you have to integrate this joint probability density function from x1 to x2 and y1 to y2. ये सब चीजें हैं इसमें. अभी इसमें मैं ज्यादा ये जाऊंगा नहीं, सिर्फ ये एक रिजल्ट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा. When x and y are independent, then the joint probability density function is just the product of their individual probability density functions. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, क्योंकि काफी बार हम लोगों को इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स करके एक टर्म होती है, वो देखना पड़ता है. तो उसका मीनिंग ये है कि their joint probability density function is just product of their individual probability density functions. फिर यहाँ नीचे एवरेजेस की वैल्यूज हैं, एवरेजेस की डेफिनेशंस है. तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है. फिर सब मीन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें यहाँ पे कवर की गई है. ये शायद आपको पता भी होगी. दिस इज द सेंट्रल मोमेंट. सेंट्रल मोमेंट का मतलब है मीन आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बची हुई क्वांटिटी को रेस टू एन करके उसका एवरेज ले लेते हैं. सो दिस इज x माइनस mx रेस टू n.
और फिर n की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करता है। n अगर 1 है तो ये 0 हो जाता है, n 2 है तो ये वेरिएंस हो जाता है, और उसके बाद जब n का वैल्यू बढ़ते जाता है तो यू गेट डिफरेंट मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो ये सब है यहाँ पे। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है विच इज वेरिएंस, एंड देन व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट यू गेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर यानी मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस एम एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द मीन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस मैं अभी स्किप करता हूं क्योंकि आज सबसे मेन टॉपिक है रैंडम सिग्नल थियरी। हाँ, उसके पहले ये भी बहुत जरूरी है, उसके बाद रैंडम सिग्नल थियरी पे जाएंगे। व्हाट दिस इज शोइंग ई ऑफ एक्स रेस टू वाई इंटू वाई रेस टू जे। तो एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल्स है, एक्स रेस टू आई एंड वाई रेस टू जे। आई एंड जे आर सम इंटीजर्स। ओके, तो एक्स रेस टू आई एंड वाई रेस टू जे इस प्रोडक्ट का एवरेज जो है वो इस इंटीग्रल से मिलता है। और फिर इस पे भी हम लोग काफी डेफिनेशंस we can work out, जैसे covariance of xy is average of xy minus mx into my. Then you can also define what is known as the correlation coefficient, that is covariance of xy divided by product of their individual standard deviations. तो ये बहुत ही important formula है और ये ध्यान में रखना, इस पे भी काफी सारे questions आते हैं। तो this is e of xy minus mx my divided by sigma x sigma y. तो x का मीन और सिग्मा, y का मीन और सिग्मा, और फिर दिस इज e ऑफ xy इज एवरेज ऑफ देयर प्रोडक्ट। ऑल these थ्री क्वांटिटीज आर देयर इन दिस इक्वेशन। तो ये कंसेप्ट सबसे समझना जरूरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कोरिलेटेड। तो यहाँ पे मैं 3 केसेस दिखा रहा हूँ, ये पहले 2 केसेस है। इसमें क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ x माइनस एम एक्स, यानी जो भी रैंडम वेरिएबल x है उसका मीन सबट्रैक्ट कर लिया, बची हुई क्वांटिटीज ये एक्सिस पे है। फिर दूसरा वो रैंडम वेरिएबल y, उसमें से उसका मीन सबट्रैक्ट कर दिया, तो जो भी क्वांटिटीज है वो इस एक्सिस पे है। तो ये जो फिगर ए है, ये देख के हम बोल सकते हैं कि जैसे एम एक्स माइनस एम एक्स बढ़ता है वैसे y माइनस एम वाई भी बढ़ता है। तो इस उनमें एक ट्रेंड है। ओके, अब वो क्यों है, क्या रीजन है, वो बात अलग है, लेकिन एक ट्रेंड है इन दोनों के इनका आपस में कि ये वेरिएबल बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, राइट। सिमिलरली इधर अगर लेते हैं केस बी, इसमें उल्टा है लेकिन डिपेंडेंस है, कुछ ट्रेंड है, कुछ x माइनस एम एक्स बढ़ता है तो ये कम होता है, x माइनस एम एक्स कम होता है तो ये बढ़ता है, राइट। तो ये जो केस है, दोनों केस है ये कोरिलेशन की। लेकिन ये जो पहला पार्ट है ए, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड ये पार्ट बी जो है दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव कोरिलेशन। और ये तीसरा जो केस है वो ऐसा है कि देयर इज नो कोरिलेशन, यानी x माइनस एम एक्स चाहे बढ़े कम हो, y माइनस एम वाई में कोई ट्रेंड ही नहीं दिखता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अनकोरिलेटेड। तो ये तो खैर विजुअल हो गया, लेकिन इसका जो क्वांटिटेटिव है दैट कम्स फ्रॉम दिस रो एक्स वाई। रो एक्स वाई इज फ्रॉम -1 to +1। तो जब रो एक्स वाई -1 होता है तब ये परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होता है, ये वाला। रो एक्स वाई जब +1 हो जाता है तब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है, और जब रो एक्स वाई 0 होता है तब ये अनकोरिलेटेड ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये कोरिलेशन। यस सर, कैन यू प्लीज टेक द फर्स्ट 2 ग्राफ्स? कौन से, ये? यस सर। सर, इन दिस जो दोनों की वैल्यूज आर सेम, बट इधर कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है। जैसे पहले में पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव है, और सेकंड ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव है। हाँ, नहीं तो नहीं, ये जो है ये एक्चुअली इसको कहते हैं स्कैटर प्लॉट। यानी मैंने क्या किया कि x माइनस एम एक्स की वैल्यू ले ली और y माइनस एम वाई की वैल्यू ले ली, और जो भी मेरे पास डेटा था वो डेटा को मैंने पहले प्लॉट किया ये ग्राफ में। ठीक है, हाँ। तो कुछ कुछ पॉइंट्स देखो ना इधर उधर फैले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये ट्रैक पे ही है पॉइंट्स, इधर उधर फैले हुए पॉइंट्स, लेकिन एक पैटर्न दिख रहा है कि एक ऐसा ट्रैक जैसा दिख रहा है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। समझ गए क्या? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नहीं तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
और वही बात इधर है। तो x माइनस एम एक्स क्वांटिटीज है मेरे पास, बेसिकली दो डाटा थे, x और y, कुछ भी हो सकता है, और मैंने उसमें से ये प्लॉटिंग किया और प्लॉट करने के बाद मुझे ये ट्रेंड दिखने लगा, ऐसा इसका मीनिंग है। और तीसरा केस है, मैंने प्लॉट किया और कुछ भी ट्रेंड नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। और ये तीनों की वैल्यू, तीनों केस के लिए रो एक्स वाई की वैल्यू भी है। निगेटिव कोएफिशिएंट जब होता है तब ये -1 की ओर जाता है, 0 जब होता है कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, तो ये 0 के पास रहता है, और जब कोरिलेशन पॉजिटिव हो जाता है तो ये 1 की तरफ जाता है, तो -1 से लेके तो +1 तक। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां है, दो रैंडम वेरिएबल्स जब होते हैं तब उनके बारे में ये तीन प्रॉपर्टीज होती है, इंडिपेंडेंस, अनकोरिलेटेड और ऑर्थोगोनल। तो ये भी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इस पे भी यानी काफी डिपेंड करता है बाकी चीजों का अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी टाइम दूंगा और उसके बाद हम जाएंगे रैंडम सिग्नल थियरी पे। इंडिपेंडेंस का मतलब है, ये यहाँ पे लिखा है, fxy of x, y is fxx into fyy, यानी joint probability density function is simply the product of individual probability density functions। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली अनकोरिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो e ऑफ एक्स वाई यानी उनकी जो प्रोडक्ट है उसका एवरेज इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ एवरेजेस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में है एवरेज ऑफ प्रोडक्ट और राइट हैंड साइड में है प्रोडक्ट ऑफ एवरेजेस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड पक्के है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, या उल्टा हर बार नहीं होता कि अगर आपको मालूम है दो रैंडम वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड है तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होगे ही। ओके, तो वो ये यहाँ पे लिखा है, अनकोरिलेटेड डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड पक्का है, लेकिन अनकोरिलेटेड है तो इंडिपेंडेंट होगे या नहीं होगे मालूम नहीं। तो ये एक चीज हो गई। और दूसरा है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में सीधा उनका एवरेज ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 0। ओके, सो इफ द एवरेज ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 0 तो देन दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल। अब ये किसी भी चीज के कारण हो सकता है कि ई ऑफ एक्स वाई या तो दो में से एक रैंडम वेरिएबल का एवरेज 0 है या फिर दोनों का एवरेज 0 है, कुछ भी हो, लेकिन ई ऑफ एक्स वाई 0 हो जाता है उसके कारण। यानी सिर्फ एम एक्स 0 हो सकता है, सिर्फ एम वाई 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं। कुछ भी केस हो तो अनकोरिलेटेड के बाद ये इधर ऑर्थोगोनल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्थोगोनल हो जाता है, लाइक जैसे ही ये तो ऑर्थोगोनल हो जाता है, मतलब उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एवरेज ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 0, ये हमें पता चलता है। तो ये तीन काफी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे भी काफी कुछ घुमावदार क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी फाइनली हम जा रहे हैं रैंडम प्रोसेस या स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो इसमें फिर से वही सैंपल स्पेस है, सैंपल पॉइंट्स है, लेकिन अभी सैंपल पॉइंट्स का मैपिंग जो है दैट इज विद सर्टन सिग्नल्स। तो मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मान लो एक कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और वो ऑसिलेटर्स बना रही है, तो उनका रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि पहली बार ऑसिलेटर को शुरू किया तो वो कौन सी वेवफॉर्म बनाएगा। अगर वो ठीक ठाक है तो शायद जो चाहिए साइन वेव वैसी बना देगा, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी आउटपुट आ सकता है उसका। तो वो जो वेवफॉर्म्स का डेटा है दैट इज जस्ट द कंसेप्ट ऑफ और एग्जांपल ऑफ रैंडम प्रोसेस। ओके, दूसरा एक एग्जांपल मैं सोच सकता हूं कि जैसे 24 आवर्स टेम्परेचर डेटा, जैसे नागपुर का है, किसी और जगह का हो सकता है, मुंबई का, पुणे, या फिर विदेश में किसी दूसरे शहर का हो सकता है। हर देश का, हर साल का, हर किसी जगह का हर साल का 24 घंटे का टेम्परेचर ग्राफ। तो हर शहर के ऐसे 365 ग्राफ बनेंगे 365 दिनों के,
और फिर इसको आप 10 साल का डेटा लोगे तो 365 इंटू 10 इतने वो ग्राफ्स बन जाएंगे। तो ऐसा जो कलेक्शन होता है डाटा का, दैट इज रैंडम प्रोसेस। So basically random process is a set of signals and you map the outcome of random experiment to the set of signals. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या वेग लगता है, लेकिन थोड़ा बाद में आगे अगर जाएंगे और कुछ देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। ये शुरू में वेग लगता है ये, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जैसे मैंने ये जो भी मेरे पास सेट ऑफ सिग्नल्स था, थोड़ा इसको छोटा करता हूं ताकि वो स्क्रीन में फिट हो जाए। हाँ हाँ, तो जैसे मेरे पास ये सेट ऑफ सिग्नल्स था, मैंने सारे के सारे एक ही टाइम पे सैंपल कर दिए एट T1। ओके, जैसे मान लो मेरे पास काफी सारे शहरों का टेम्परेचर का डेटा है, तो मुझे ये मालूम करना है कि दोपहर को 1 बजे एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। तो मैं सारे दिन में जो डेटा अवेलेबल है मुझे, उसमें से दोपहर 1 बजे का डाटा सिर्फ उठाऊंगा और उसकी एवरेज ले लूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि ओके, नागपुर में दोपहर को 1 बजे ये एवरेज टेम्परेचर रहता है। इस तरह का हमें सोचना है। तो एक टाइम ले लिया T1 और वहां पे सारे सिग्नल्स को सैंपल कर दिया, तो मुझे कुछ वैल्यूज मिल गई। अब ये इधर रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मुझे मालूम है कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूं और S1 अगर आता है आउटकम जिसका प्रोबेबिलिटी P1 है, तो जब ये सिग्नल X1 आएगा तो मुझे मालूम है कि अगर सिग्नल X1 आया तो एट टाइम T1 उसका वैल्यू तो ये होना ही है यहाँ पे। ओके, ये वैल्यू तो उसका होना ही है। सो व्हाट आई गेट कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of happening S1 happening is P1, so the probability of getting this value here is also P1. Similarly, probability of getting this value is P2, probability of this value getting here is P3, और ऐसा कर करके मैं अगर यहाँ तक गया तो मुझे क्या मिला कि एक रैंडम वैल्यूज मिली और उनकी प्रोबेबिलिटीज मिली, तो अल्टीमेटली मुझे रैंडम वेरिएबल ही मिल गया। ओके, तो ये कनेक्शन है रैंडम प्रोसेस और रैंडम वेरिएबल में, कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स रहता है, उसको आप किसी टाइम सिलेक्ट करके सैंपल करो तो अलग अलग वैल्यूज मिलती है, उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है, और जैसे ही आपको वैल्यूज विद प्रोबेबिलिटीज मिल गया, बेसिकली आपको एक रैंडम वेरिएबल मिल गया। ठीक है, और एक बार रैंडम वेरिएबल मिल गया कि बाकी सारे वो एवरेज, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड वेरिएशन वो सब है ही, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं दूसरा टाइम लेता हूं T2 और वहां पे मैं वैल्यूज लेता हूं, तो वहां पे मुझे अलग ही वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐसे ही रहेंगी कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मुझे प्रोबेबिलिटी P1 से मिलेगी एट टाइम T2, फिर ये वैल्यू है, ये मुझे विद प्रोबेबिलिटी P2 मिलेगी। ऐसा होता जाएगा। जैसे मैंने सोचा कि नागपुर में दोपहर 1 बजे क्या टेम्परेचर होता है, उसके जगह मैंने सोचा चलो नागपुर में टेम्परेचर दोपहर को 3 बजे कितना होता है, तो मेरा टाइम इंस्टेंट बदल गया, तो मुझे वैल्यूज अलग अलग मिलेगी और उनका एवरेज भी अलग रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सोचना है रैंडम प्रोसेसेस के बारे में। जस्ट द कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स एंड व्हेन यू सैंपल इट यू गेट रैंडम वेरिएबल। ओके, ये दो ही चीजें ध्यान में रखनी है कि रैंडम प्रोसेस इज ए कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स एंड व्हेन यू सैंपल द सिग्नल एट सम टाइम यू गेट अ रैंडम वेरिएबल। बस, तो एक बार ये हो गया कि आगे फिर इजी हो जाता है। फिर ये x ऑफ T1, T2, Tk, तो मैंने अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे सैंपल किया उसी प्रोसेस को, तो मुझे ये x ऑफ T1, x ऑफ T2 इतने सारे रैंडम वेरिएबल मिले, उनके ये इतने सारे स्कैनिंग वेरिएबल्स है यहाँ और इतने सारे टाइम इंस्टेंट्स है, तो वो सब यूज करके मेरे पास एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाता है यहाँ, k डायमेंशनल, k+1 डायमेंशनल। ओके, k डायमेंशन k वेरिएबल्स के और एक इसके लिए fxy के लिए, तो k+1 डायमेंशनल एक फंक्शन मिल जाता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे काफी कुछ डिपेंड करता है। सो देयर इज वन बेसिक डेफिनेशन
कॉल्ड स्टेशनरी प्रोसेस। इसमें मैं अभी फिलहाल नहीं जाता हूँ। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कोरिलेशन। तो यहाँ पे ये एक डेफिनेशन है, आर एक्स ऑफ टी के टी आई इज एक्स ऑफ टी के एक्स ऑफ टी आई उसका प्रोडक्ट लेके एवरेज। तो इसका मीनिंग क्या है, मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस थी एक्स ऑफ टी, मैंने दो टाइम इंस्टेंट लिए टी के और टी आई, दोनों जगह वो प्रोसेस को सैंपल किया, जो भी रैंडम वेरिएबल मैंने उनको प्रोडक्ट ले लिया मैंने, और वो प्रोडक्ट का एवरेज लिया, दैट एवरेज इज गिवन बाय दिस इंटीग्रल। ओके, और ये जो कोरिलेशन फंक्शन है वो सिर्फ टी के और टी आई आप कहाँ पे ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको दिखाया गया है कि इट इज फंक्शन ऑफ टी के एंड टी आई ओनली। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा एक जानना चाहूंगा आप लोगों से, एक यहाँ पे एक डायग्राम निकाला है मैंने। तो यहाँ पे एक सिग्नल सेट है ऊपर और एक सिग्नल सेट है नीचे, ये दोनों सेट में आपको क्या फर्क लगता है, कोई बताएगा? ऊपर का सेट और नीचे का सेट, ये जो है दो, इनमें देख के आप क्या फर्क है दोनों में? इतना मुश्किल है? कुछ ट्राई तो करो, मुझे लगना तो चाहिए कि उधर कोई सुन रहा है कि सब गायब हो गए। Sir, can you please pardon? क्या Can you please pardon? क्या हो गया? सर वो आवाज कट हो गई थी तो आपकी आवाज क्लियर नहीं अच्छा, आई। अभी आ रही है क्या क्लियरली? हाँ, यस सर। तो मैंने ये पूछा है कि ये ऊपर के जो सिग्नल्स है और नीचे जो सिग्नल्स है, दो सेट है, उनमें फर्क क्या दिखता है आपको? सर पहले वाला मॉड्यूलेटेड है। नहीं, मॉड्यूलेटेड तो मॉड्यूलेशन नहीं है इसमें, सिंपल है, यानी सिग्नल्स एकदम सिंपल है, मॉड्यूलेशन वगैरह कुछ नहीं है। ये जो y1 से लेके yn, ये एक सेट है ऊपर का, और दूसरा x1 से लेके xn, ये दूसरा सेट है। तो ये मैं पूरा सेट के बारे में बोल रहा हूं, ऊपर का सेट पूरा और नीचे का सेट। मॉड्यूलेशन नहीं है इसमें कुछ भी, सिंपल सेट है एकदम। और कुछ? सर हाँ, सर नीचे के साइड से नॉइस जो भी है, जो डिस्ट्रक्शंस बहुत सारे हाँ हैं। बहुत सारे है, और ऊपर के थोड़े स्मूथ है ना? यस सर। हाँ, तो ऊपर के जो है वो थोड़ा विथ टाइम दे आर चेंजिंग लिटिल स्लोली, है ना? हाँ, यस और सर। नीचे वाले जो है वो बहुत ऐसे फास्ट चेंज हो रहे हैं, है ना? यस हाँ, सर। तो ये फर्क आप मैथमेटिकली कैसा पकड़ते हो? क्योंकि इतना तो अब शायद आप लोग मानते हो कि जो सिग्नल फास्ट चेंज हो रहा है उसको बैंडविड्थ ज्यादा लगेगी। यस हाँ, सर। और जो थोड़ा स्लोली चेंज हो रहा है उसको बैंडविड्थ कम लगेगी। यस ठीक सर। है, तो अभी ये देखेंगे हम कि ये फास्ट चेंजिंग सिग्नल है या स्लो चेंजिंग सिग्नल है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे पकड़ते हैं वो हम देखेंगे, और उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये तो ये है यहाँ ऑटो कोरिलेशन। और अगर आप देखते हो यहाँ पे दोनों सेट के लिए टीके और टी आई एक ही है,
ठीक है, दोनों सेट के लिए टीके और टीआई एक ही है। तो अगर आप देखेंगे कि ये y1 y2 y3 और ये फिर से y1 y2 y3 इनका प्रोडक्ट लेके एवरेज लोगे तो वो एवरेज वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, क्योंकि ये ज्यादा चेंज हो ही नहीं रहे यहां से यहां जब तक जाते हैं। लेकिन ये अगर x वाले लेंगे तो यहां से यहां जाते तक इतने सारे बदल जाएंगे वो कि उनकी एवरेज वैल्यू काफी कम हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू कम यानी ये अनकोरिलेटेड, और एवरेज वैल्यू ज्यादा यानी ये है कोरिलेटेड। ओके, तो ज्यादा कोरिलेशन मतलब स्लो चेंजिंग, स्लो चेंजिंग मतलब कम बैंडविड्थ लगेगी, और कम कोरिलेशन यानी फास्ट चेंजिंग, और फास्ट चेंजिंग यानी ज्यादा बैंडविड्थ लगेगी। ऐसा ये लिंक है पूरा। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं। ये ग्राफ है यहाँ पे, ये एक ऑटो कोरिलेशन है आर एक्स ऑफ टाउ। तो इसका डेफिनेशन यहां से आता है कि ई ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, यानी आप कहीं पे भी सैंपल करो प्रोसेस को, और फिर टाउ सेकंड अवे अनदर सैंपल, दोनों रैंडम वेरिएबल्स का प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट का एवरेज। सो दिस एवरेज डिपेंड्स ओनली ऑन टाउ, इसलिए इसको एक्चुअली बोलते हैं वाइड सेंस स्टेशनरी। तो ये सब बाद में देखेंगे, या फिर शायद टाइम ना मिले इसके लिए। लेकिन ये एक सिंपल केस है कि द प्रोसेस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टाउ। ये दोनों में जो टाइमिंग डिफरेंस है टाउ का, बस उसी पे डिपेंड करता है। तो ये एक केस है यहाँ पे जहां पे ऑटो कोरिलेशन जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे ही आप टाउ बढ़ाते हो तो ऑटो कोरिलेशन फट से नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये रैपिडली चेंजिंग प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बैंडविड्थ ज्यादा लगेगी। और दूसरी है स्लोली वैरिंग, उसका ऑटो कोरिलेशन जल्दी नीचे नहीं आ रहा है, और जैसे ही बाद में वो नीचे आता है यानी ये स्लोली वैरिंग है। ठीक है, अब ये रैपिडली वैरिंग का एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है? इंपल्स फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो नैरो ग्राफ दिखा है यहाँ पे, ये नैरो होते 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 अल्टीमेटली हो जाएगा इंपल्स फंक्शन। और दूसरा ये जो फ्लैट ग्राफ है वो फ्लैट होते 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 हो जाएगा डीसी। ओके, तो अगर डीसी है, कांस्टेंट है, तो वो सबसे स्लोली वैरिंग यानी वेरिएशन ही नहीं है उसमें कुछ। ये एक एक्सट्रीम हो गई, तो उसको बैंडविड्थ 0 ही लगती है, केवल डीसी जाने के लिए जितना लगेगा उतना। वो एक एक्सट्रीम हो गई। और दूसरा एक्सट्रीम है कि ये ऑटो कोरिलेशन हो गया इंपल्स फंक्शन, तो उसको इतनी बैंडविड्थ लगेगी, इनफाइनाइट बैंडविड्थ लगेगी। ओके, तो ये दो एक्सट्रीम्स है, और इसके बीच में पूरा हमारा सिस्टम्स आ जाती है, प्रैक्टिकल सिस्टम्स। राइट, तो फिर ये कंसेप्ट है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का, वेयर इट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का जब ये हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसी है, और हमें उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए बैंडविड्थ कैसे लगेगी। तो एक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये एक बाइनरी वेवफॉर्म है, रैंडम बाइनरी वेवफॉर्म, पोलर फॉर्मेट, शायद आपने सुना होगा। तो एक पोलर फॉर्मेट है, लॉजिक 0 के लिए -a और लॉजिक 1 के लिए +a। और फिर इसका अगर आप ऑटो कोरिलेशन निकालते हो, यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल है ये, अगर उसका ऑटो कोरिलेशन निकालते हो आप तो वो इस तरह से आता है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन। और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आता है सिंक स्क्वायर फंक्शन। और ये देखो इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऐसे आ गया। फिर हम देखते हैं कि ओके, ये इसका मेजर पोर्शन तो यहाँ पे ही है, -1/TB से लेके 1/TB तक। थियोरेटिकली देखेंगे तो इसको इनफाइनाइट बैंडविड्थ लगती है, ये ऐसे छोटे छोटे लोब्स चलते ही रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी तो यही है, -1/TB से लेके तो +1/TB तक। तो फिर हम कहते हैं कि ओके, इसको मिनिमम बैंडविड्थ लगेगी 1/TB। ओके, तो ऐसा हम ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो शेप है वो देख के डिसाइड कर पाते हैं। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन का कोई भी अगर बुक है तो उसमें ये सारे फॉर्मेट्स की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दी होती है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि उस फॉर्मेट के लिए बैंडविड्थ कितनी लगेगी। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रैंडम प्रोसेसेस इन
our this thing, communication engineering. Okay, तो हमारे मतलब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में काफी बार एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइज, ये एक टर्म होती है, एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइज। तो गॉसियन एंड व्हाइट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, व्हाइट नॉइज का यहाँ पे दिया है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, और करस्पॉन्डिंग आप उसका अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन लेते हो तो इट इज जस्ट इंपल्स फंक्शन। सो दिस इज वन एक्सट्रीम, ऑटो कोरिलेशन इंपल्स है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट है। और व्हाइट उसको क्यों बोलना, क्योंकि जैसे सफेद कलर में सारे रंग होते हैं, लाल से लेके तो नीला और आगे तक, उसी तरह इसके स्पेक्ट्रम में सारी फ्रीक्वेंसीज है, इसलिए इसको कहते हैं व्हाइट नॉइज। और बेसिक डेफिनेशन ये है कि ऑटो कोरिलेशन इज इंपल्स, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज कांस्टेंट, और इसलिए उसको बोलते हैं व्हाइट नॉइज। तो ये एक हो गया। और दूसरा है गॉसियन प्रोसेस। तो गॉसियन प्रोसेस का मतलब है कि जैसे ये एक x1 x2 xn, ये कुछ गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स है, तो उनका एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, अगर y गॉसियन है तो ये सारे जॉइंटली गॉसियन है, और अगर ये सारे एक रैंडम प्रोसेस से मिले हुए हैं, x1 x2 xn, ये सारे एक रैंडम प्रोसेस से मिले हैं, x ऑफ t1 x ऑफ t2 x ऑफ tk, तो ये अगर जॉइंटली गॉसियन है तो रैंडम प्रोसेस इज लेक्चर शुरू है। ये अगर सारे जॉइंटली गॉसियन है तो द रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड गॉसियन। ओके, तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, व्हाइट और गॉसियन, लेकिन इसका यूज काफी प्रैक्टिकल है। आप अगर थोड़ा देखेंगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड थर्मल नॉइज। ये रेजिस्टर्स में होता है, और ये रेजिस्टर में जो ब्राउनियन मोशन होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, उसके कारण ये थर्मल नॉइज होता है। और उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सचमुच बिल्कुल फ्लैट रहता है, यानी आप उसका देखेंगे तो 0 से लेके तो करीब 100 गीगाहर्ट्ज तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसलिए उसको हम व्हाइट नॉइज करके एनालिसिस में लेते हैं। तो ये व्हाइट नॉइज कंसेप्ट यूजफुल है, इट इज यूजफुल फॉर थर्मल नॉइज। और सिमिलरली गॉसियन प्रोसेस भी काफी यूजफुल है, क्योंकि काफी सारी जो प्रैक्टिकल प्रोसेसेस है वो सचमुच होती है गॉसियन, और अगर नहीं है तो भी एटलीस्ट गॉसियन का एनालिसिस काफी सिंपल रहता है कंपेयर टू अदर्स। तो इसलिए गॉसियन एज्यूम करना इज लाइक यूजफुल। ठीक है, तो आज एक मैं सॉल्व प्रॉब्लम लेता हूं पहले, और उसके बाद देखेंगे कि टाइम कितना बचता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए आप। ये 1 घंटे वाला टॉपिक नहीं है, इस पे काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। आज मैंने केवल एक आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है, बेसिक कि ये अपने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से इसका लिंक कैसा है। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले तो आपके बारे में बॉदर नहीं करेंगे, वो तो अपनी थियरी देके चले जाएंगे, लेकिन अपने को समझना पड़ता है कि ये हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्यों और कैसे यूज करेंगे। तो एक ही अभी थोड़ा मैंने हाईलाइट नहीं किया, वो कर देता हूं, और फिर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, इसकी कुछ इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रॉपर्टीज है, वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। Rx of tau is an even function of tau, that is Rx of tau is Rx of minus tau, क्योंकि ये जो डिफरेंस है इनमें t और t माइनस टाउ, ये डिफरेंस पे ही केवल डिपेंड करता है ये फंक्शन। तो वो आप चाहे t एंड t माइनस टाउ ले लो या t एंड t प्लस टाउ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या t प्लस टाउ बाय 2 एंड t माइनस टाउ बाय 2, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये दो जो आर्ग्यूमेंट्स है x ऑफ t एंड x ऑफ t माइनस टाउ, ये दो आर्ग्यूमेंट में फर्क टाउ को होना चाहिए बस, और वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इट इज इवन फंक्शन ऑफ टाउ। देन Rx ऑफ 0 इज e ऑफ x स्क्वायर t, यानी ये मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई, इसको पावर भी कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि पावर मीन्स मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके,
एवरेज ऑफ द स्क्वायर इज, फिर आर एक्स ऑफ टाउ मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू आर एक्स ऑफ जीरो। ये भी काफी सिंपल एक थियरम है, यू कैन प्रूव दिस। सो ये तीन रिजल्ट जो है ये थोड़े मुझे हाईलाइट करने थे, वो किए। तो अभी हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, और फिर देखते हैं अगर टाइम बचता है तो और कोई एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अभी लेना है हम लोगों को प्रॉब्लम नंबर ये 3.12। ओके, सो x of t is a WSS Gaussian process. WSS यानी वाइड सेंस स्टेशनरी विथ मीन 3, उसका एवरेज वैल्यू 3 दे दिया है, एंड ऑटो कोरिलेशन Rx of tau is 16 into e raised to minus 0.2 into magnitude of tau। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर हमको निकालना है कि p of x of 5 लेस देन और इक्वल टू 2, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस y वगैरह वगैरह। ओके, तो तो ये सॉल्यूशन है यहाँ प्रॉब्लम 3.12 का। इट इज WSS Gaussian with mean 3 and Rx is given like this 16 into e raised to minus 0.2 tau। इसमें इसका ग्राफ जो है वो ऐसे आता है। ये शायद देखता हूं मैं यहाँ इसमें निकाल सकता हूँ कि नहीं, इस पे तो नहीं निकाल सकता मैं। ओके, ये ऐसा डबल एक्सपोनेंशियल आता है, राइट हैंड साइड में ऐसे जाता है और लेफ्ट में ऐसा जाता है। तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x at 5, यानी 5 इज टाइम एक्चुअली, एट द रैंडम वेरिएबल ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग इट एट 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब ये प्रोसेस जो है ये गॉसियन है, हमको पहले ही दिया गया है। तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालना एकदम सिंपल काम रहता है। पहले आप उसका Rx ऑफ 0 निकालिए। तो यहाँ अगर आप टाउ इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो ये सिर्फ 16 मिल जाता है, and that is e of x square and a mean square value. So this is same as sigma x square, sorry ये mean square value है, तो sigma x square ऐसे मिल जाता है e of x square minus mx square। तो वो ये 16 हम लोगों को मिल गया है यहाँ से, और मीन वैल्यू 3 ऑलरेडी दिया है हम लोगों को, तो उसका स्क्वायर लेते हैं तो 9 हो जाता है, तो 16 माइनस 9 7। तो हमारा सिग्मा एक्स हो गया अंडर रूट ऑफ 7। तो ये पहले हो गया, और इसके बाद अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस रैंडम वेरिएबल की इट इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1 माइनस क्यू फंक्शन ऑफ x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा x। ओके, तो x का वैल्यू 2 है यहाँ पे, मीन का वैल्यू 3 है, और सिग्मा x रूट 7 है। तो ये हम जब यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाती है। फिर ये क्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे यूज की है मैंने कि क्यू ऑफ y इज सेम एज 1 माइनस क्यू ऑफ माइनस y। तो ये देखो आप यहाँ 2 माइनस 3 की जगह 3 माइनस 2 कर दिया है, तो ये 0.31 आ जाती है प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली फिर एक y इज इक्वल टू x एट 8 माइनस x एट 5 इसको डिफाइन किया है, और e ऑफ y स्क्वायर निकालना है। तो आप e ऑफ x8 माइनस e ऑफ x5 होल स्क्वायर कर दो, तो ये x स्क्वायर 8 इन प्लस x स्क्वायर 5 माइनस 2 टाइम्स एवरेज ऑफ x8 इंटू x5। ओके, तो ये x स्क्वायर 8 है, इसका मतलब टाउ 0 है, तो ये सिर्फ Rx 0 हो जाएगा। x स्क्वायर ऑफ 5 है तो फिर से टाउ 0 है, क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट्स में फर्क ही नहीं है, x ऑफ 5 इंटू x ऑफ 5।
तो RX 0 हो जाएगा, -2 टाइम्स E ऑफ X ऑफ 8 एंड X एट 5। तो इनमें जो फर्क है वो 3 का है, 8 - 5 इज 3, इसलिए RX ऑफ 3 लिया, और RX ऑफ 3 का वैल्यू उधर ये फंक्शन से आएगा 16 e रेस टू -0.2 टाइम्स टाउ, वो वहां सब्सटीट्यूट करके ये वैल्यू आई है 16 + 16 32 -32 इंटू दिस करके ये आती है E ऑफ y स्क्वायर इज 14.438। ओके, तो ये मैं अभी सॉल्यूशन यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। तो ये रहा रैंडम का पार्ट। अभी अपने पास टाइम है क्या? मुझे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और TDMA बेस्ड सिस्टम वो भी टॉपिक दिया था, तो मैं उसको एक क्विकली कवर करता हूँ। You can continue, sir. हाँ, हेलो, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, हाँ बोलिए सर मैडम। आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर। हाँ, तो ये रैंडम का टॉपिक तो हो गया, अब मुझे वो TDM और TDMA भी दिया था टॉपिक। जी सर, आप अगर मतलब आपके पास है तो। हाँ, तो मैं उसको भी एक थोड़ा सा टच कर लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके वो शेयर करता हूँ आपके साथ। जस्ट ए मिनट, मुझे पहले वो रेलेवेंट फाइल्स मुझे पहले ओपन करने दीजिए। ओके, मैं बिफोर आई गो टू TDM और TDMA, क्या आप लोगों को सैम्पलिंग थ्योरम पता है? सैम्पलिंग थ्योरम कवर हो चुका है ऑलरेडी? यस सर। हो चुका है ना? हाँ, जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स उनको भी मालूम है सैम्पलिंग थ्योरम? चलो अच्छी बात है सर थोड़े हाँ, क्या? थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स पता है सर। अच्छा, ठीक है, फिर मैं पहले काम करता हूँ, पहले मैं सैम्पलिंग थ्योरम का ही थोड़ा सा कवर कर देता हूँ क्विकली, और फिर क्योंकि जब तक वो मालूम नहीं है तब तक हम TDM पे आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक सैम्पलिंग थ्योरम ही पहले कवर करता हूँ, फिर देखेंगे। फिर से ये मालूम चाहिए कि हम ये सैम्पलिंग वगैरह करते क्यों हैं। तो उसका बेसिक रीजन है कि जितने भी हमारे पास सिग्नल्स है जो हम भेजना चाहते हैं वो सारे होते हैं एनालॉग फॉर्मेट में। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो अल्टीमेटली माइक्रोफोन और एम्पलीफायर से जो सिग्नल निकल रहा है वो एनालॉग है। आपको टीवी के या किसी को सिग्नल देना पड़ता है तो वो भी एनालॉग रहता है। काफी सारे इंस्ट्रूमेंटेशन सेंसर्स रहते हैं, वो बेसिक सिग्नल जो होता है वो एनालॉग ही रहता है। लेकिन इनका अगर हम डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं तो डिजिटल के एडवांटेजेस काफी है। एक तो मेन चीज ये है डिजिटल में कि एक बार आपने उसको जीरोस एंड वंस में ले लिया कि
जब ये हम जीरोज एंड वंस ट्रांसमिट करते हैं तो एट द रिसीविंग एंड वी हैव टू जस्ट सी कि वेदर द इनकमिंग सिग्नल रिप्रेजेंट्स लॉजिक 0 और लॉजिक 1, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आने वाला जो सिग्नल है वो हमें पूरा सिग्नल भी देखने की जरूरत नहीं, उसका सिर्फ एक सैंपल उठाते हैं हम, और वो सैंपल वैल्यू क्या है उस पे भी हमें इंटरेस्ट नहीं है, बस हम देखते हैं कि वो एक हमारा रेफरेंस वैल्यू रहता है, उसके ऊपर है या नीचे है, ऊपर है तो लॉजिक 1, नीचे है तो लॉजिक 0, इस तरह से हम वो डिकोड करते हैं। तो इसका फायदा यह होता है कि कुछ भी चैनल पे कितना भी नॉइज रहे या कुछ भी रहे, जब तक आपका ये जो डिसीजन है कि ये रेफरेंस के ऊपर यानी 0, ऊपर यानी 1 और रेफरेंस के नीचे यानी 0, ये डिसीजन जब तक आपका सही जा रहा है तब तक आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से हो रहा है, जो भी आप भेज रहे हो वो उधर दूसरी एंड पे मिल रहा है, ठीक है। और अपने कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन सारे डिजिटल होते हैं, तो एक बार कुछ डिजिटल हो गया कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सिग्नल्स तो एनालॉग है, लेकिन हम डिजिटल ट्रांसमिशन चाहते हैं, तो उनका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करना जरूरी है, और वो करने के लिए हमें करना पड़ता है पहले सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के बाद ही हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये सैम्पलिंग करना पड़ता है। तो मैंने ये डायग्राम में यहाँ दिखाया है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप, ये एक जी ऑफ टी एक सिग्नल है, और राइट हैंड साइड में देखो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की खासियत ये है कि वो 0 to FM तक ही नॉन जीरो है, FM के बाद वो 0 हो जाता है, ठीक है, ऐसी इसकी खासियत है। और इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल, यानी उसका स्पेक्ट्रम FM के बाद है ही नहीं, 0 है, ऐसा ये सिग्नल है। और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में टाइम डोमेन में वो सिग्नल का वेवफॉर्म है, और राइट हैंड साइड में उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। फिर ये इधर ये इम्पल्स ट्रेन्स है, पीरियोडिकली एवरी TS सेकंड देयर इज एन इम्पल्स, और इसका अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो यू गेट इन द फूरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स एवरी FS सेकंड, वेयर FS इज 1/TS, ओके। और फिर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इसको और इसको, तो ये सैंपल सिग्नल मिल जाता है, सैंपल सिग्नल मिलता है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो इसमें ऐसी कॉपीज आ जाती है, ओरिजिनल सिग्नल का जो भी स्पेक्ट्रम है वो कॉपीज आ जाती है। तो इन कॉपीज में से हम अगर एक फिल्टर यूज करके सिर्फ ये जो 0 के पास वाली जो कॉपी है वो अगर फिल्टर में से आगे जाने देते हैं तो हमको उधर टाइम डोमेन में फिर से ये सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ये आइडिया है। तो यहाँ पे मुझे LPF लगाना पड़ेगा, लो पास फिल्टर, लेकिन इसका वर्टिकल कट ऑफ लेना पड़ेगा। ये ऐसा वर्टिकल कट ऑफ वाला फिल्टर पॉसिबल ही नहीं है, उसका भी एक मैथमेटिक्स है, तो ऐसा वर्टिकल कट ऑफ फिल्टर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि सैम्पलिंग रेट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे ही हम सैम्पलिंग रेट बढ़ाते हैं या ये पीरियड कम करते हैं, तो ये कॉपीज जो है ये ऐसे पास नहीं रहती, एकदम थोड़ी थोड़ी दूर चली जाती है। तो फिर हम ऐसा लो पास फिल्टर यूज कर सकते हैं जिसका ये ट्रांजिशन बैंड जो है वो ऐसा ग्रेजुअली आ जाए, ये जो कट ऑफ है ये ग्रेजुअली आ जाए, और हम लोगों को ये बीच में की जो कॉपी है F इज इक्वल टू 0 के पास वो मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरम कि इफ द सिग्नल इज सैंपल्ड एट ए रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 FM, वी कैन रिकवर द सिग्नल फ्रॉम द सैंपल्स। लेकिन ये है आइडियल सैम्पलिंग, इसमें इम्पल्सेस इन्वॉल्व है। हम लोग इम्पल्स मैथमेटिक्स में तो सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन लैब में जनरेट नहीं कर सकते। लैब में तो हम जनरेट कर सकते हैं सिंपल रेक्टेंगुलर पल्सेस। तो फिर रेक्टेंगुलर पल्सेस यूज करके कैसा सैम्पलिंग होता है वो यहाँ पे दिया है। फिर से वही G ऑफ T, उसका स्पेक्ट्रम ऐसे, और फिर ये पल्सेस रेक्टेंगुलर, उसका स्पेक्ट्रम ऐसा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये सैंपल सिग्नल मिल जाता है। सैंपल सिग्नल जब मिल जाता है तो उसका स्पेक्ट्रम ऐसा मिलता है। फिर से हम लोगों को सिर्फ ये F इज इक्वल टू 0 के पास जो कॉपी है उसी में इंटरेस्ट है, तो क्या करो, सैम्पलिंग रेट थोड़ा बढ़ा दो, ये कॉपीज दूर दूर हो जाएगी, एक अच्छा खासा लो पास फिल्टर बना लो, और आप लोगों को फिर से ये जो भी सैंपल्स है, ये भी सैंपल्स है, उसमें से ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा नेचुरल सैम्पलिंग। तो अब अगर आप ये वेवफॉर्म की तरफ देखते हो तो हम कंटिन्यूअसली सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक सैंपल ट्रांसमिट कर दिया फिर कुछ नहीं कर रहे, फिर से ट्रांसमिट किया सैंपल फिर कुछ नहीं कर रहे। तो जब हम चैनल को यूज ही नहीं कर रहे, ये बीच में जो गैप है यहाँ पे,
तो फिर हम किसी दूसरे सिग्नल का सैंपल ट्रांसमिट कर सकते हैं ये गैप में, और यहां से आता है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो वो फिर इस तरह से इंप्लीमेंट होता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस तरह से इंप्लीमेंट होता है। यहाँ पे मेरे पास 4 सिग्नल्स हैं, चारों सिग्नल्स का बैंडविड्थ एक ही है, तो उनका सैम्पलिंग रेट जो है रिक्वायर्ड वो एक ही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लॉक दे रहा हूँ, क्लॉक से एक 2 बिट काउंटर रन कर रहा हूँ। तो ये काउंटर जो है ये 4 स्टेट्स में से जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। जैसे ही ये चेंज होता जाएगा, ये जो लाइन्स है ये एक एक एक्टिव होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये 0 0 है तो S0 एक्टिव रहेगी, फिर ये 0 1 है तो S1 एक्टिव रहेगी, फिर ये 1 0 है S2 एक्टिव रहेगी, और ये 1 1 है तो S3 एक्टिव रहेगी, ऐसा है। तो जब S3 एक्टिव है तो इसका सिग्नल का सैंपल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये काउंटर 0 0 0 1 1 0 1 1 फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा जाता रहेगा राउंड रॉबिन में। तो ये एक्टिव, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर से ये एक्टिव, फिर से ये, फिर से ये, ऐसा सर्कुलर या राउंड रॉबिन मैनर में एक एक सिग्नल का सैंपल यहाँ पे आता जाएगा, और वो सारे सैंपल सिग्नल इधर से इधर जाएंगे, और यहाँ पे फिर से उल्टा काम चलेगा कि जब एक सिग्नल का सैंपल यहाँ आएगा तो वो उसी लो पास फिल्टर के इनपुट के पास जाएगा, दूसरे का सैंपल आएगा वो उसके लो पास फिल्टर के इनपुट पे जाएगा। ऐसा हमको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये क्लॉक सब सिंक्रोनाइज करने पड़ते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब यहाँ जैसे G0, जब यहाँ G0 का सैंपल आता है तो सचमुच ये Q1 Q0 0 0 होना चाहिए, S0 एक्टिव होना चाहिए, ताकि ये G0 का सैंपल या ये लो पास फिल्टर के इनपुट में पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसा सबके लिए करना पड़ता है। तो ये रहा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और अगर आप वेवफॉर्म्स देखते हो तो ये ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये G0 के सैंपल्स ये है, फिर G1 के सैंपल, G2 और G3। लेकिन ट्रांसमिटेड कैसा दिखता है, ये जो सैंपल है G0 का वो यहाँ आ गया, फिर G1 का सैंपल ये यहाँ आ गया, G2 का सैंपल यहाँ है, G3 का सैंपल यहाँ है, फिर से G0 के सैंपल पे गए, ठीक है। तो ये जो टाइम है G0 का एक सैंपल से लेके दूसरा सैंपल तक, ये जो टाइम है हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको G1 G2 G3 का सैंपल ट्रांसमिट करने में, और G3 का ट्रांसमिट होने के बाद फिर से वापस आके G0 का सैंपल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि चारों का सैम्पलिंग रेट रिक्वायरमेंट एक ही है, इसलिए सबका सैम्पलिंग रेट एक ही है। लेकिन कुछ कुछ अगर इसमें इनइक्वालिटी आ गई तो फिर आपको ये सब बदलना पड़ता है। जो फिर एक जो राउंड हो जाता है उसमें जो सिग्नल का सैम्पलिंग रेट रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसके ज्यादा सैंपल्स लेने पड़ते हैं एक राउंड में, और जो सिग्नल का कम है उसके फिर कम सैंपल लेते हैं। एक राउंड या एक फ्रेम का मतलब है कि आप G0 से शुरू किए और वापस G0 पे आ गए, इसको बोलते हैं एक साइकिल। और ये एक साइकिल में हम हर एक का एक एक सैंपल ही भेज रहे हैं, क्योंकि सबकी सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट एक ही है। लेकिन अगर वो अलग अलग होती तो फिर हम किसी सिग्नल के ज्यादा सैंपल भेजते एक ही फ्रेम में और किसी के कम भेजते थे। तो ये रहा TDM और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। और फिर दूसरी बात है कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA। तो अब ये ऐसा हो गया कि यहां पे मैं एट ए टाइम ये सिस्टम में 4 सिग्नल्स में भेज सकता हूं। अब मान लो कि ये G1 जो सिग्नल है उसके पास कुछ है ही नहीं ट्रांसमिट करने के लिए, फिर भी मैं उसको एक टाइम स्लॉट दे रहा हूं, तो वो टाइम स्लॉट तो मतलब वेस्ट हो रही है, यूज ही नहीं हो रही है। तो क्या मैं किसी दूसरे का सिग्नल यहाँ नहीं भेज सकता? जरूर भेज सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे एक सिस्टम लगेगा कि जिसको भी जरूरत है कुछ अपना सिग्नल भेजने की, वो एक कंट्रोलर को कांटेक्ट करे। वो यहाँ पे ये डायग्राम में नहीं है, लेकिन जिसको भी जरूरत है वो कांटेक्ट करेगा कि भाई मुझे सिग्नल भेजना है, मुझे 4 में से एक इनपुट को भेजने दो। फिर हम उसको बोलेंगे हाँ ठीक है, तू ये 2 नंबर के चैनल पे भेज दे तेरा सिग्नल, क्योंकि वो खाली पड़ा है, ठीक है। और फिर वो सिग्नल भेजेगा, इधर आएगा। लेकिन अब मान लो चारों इस पे
कोई ना कोई सिग्नल भेज रहा है और पांचवा बंदा आ गया और बोलता है कि मुझे सिग्नल भेजना है, तो हम उसको बोलेंगे नहीं सॉरी, ये चारों अभी ऑन है, भेज रहे हैं, और जब भी ये किसी भी एक में से खाली हो जाएगा तो फिर आपका नंबर लगेगा। तो ये तो हम काफी जगह एक्सपीरियंस करते हैं। सॉरी सर, ऑल टेबल्स आर टेकन। रेस्टोरेंट में जाओ आप तो आपको वेट करना पड़ता है, या आप वो रेस्टोरेंट छोड़ देते हो, दूसरी जगह जाते हो, या फिर सैलून में जाते हो आप, सॉरी सर सारी चेयर्स फुल है, आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप या तो वेट करते हो नहीं तो चले जाते हो वहां से। तो उसी तरह का ये कंसेप्ट है। तो व्हेनेवर दे से मल्टीपल एक्सेस, उसका मतलब ये है कि एक कोई सिस्टम है जिसपे एक से ज्यादा लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी मांग करने वाले लोग और ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको एक सिस्टम लगता है कि आप वहां रिक्वेस्ट करो, और अगर ये अवेलेबल है तो आपको वो मिलेगा फैसिलिटी, अगर नहीं है तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप या तो वेट करो नहीं तो छोड़ दो, फिर से आ जाओ। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस। ओके। और फिर ये काफी होते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी चैनल्स रहती है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस रहता है, उसमें अलग अलग कोड रहता है। तो इसमें मल्टीपल एक्सेस ये चीज कॉमन है, और उसका मतलब ये है कि लोग ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, लेकिन सबको एट ए टाइम वो रिसोर्सेस नहीं लगते। जिसको जब भी जरूरत पड़ती है वो रिक्वेस्ट करता है, और अगर कुछ होगा अवेलेबल तो उसको मिल जाता है, नहीं तो उसको बाद में आना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज टीडीएमए। तो ये मैंने मतलब बहुत ही क्विक और जितना सिंपल हो सकता था करना मुझसे विदाउट एनी मैथमेटिक्स, वो मैंने किया है। अभी आप लोगों पे है कि अगर ये सफिशिएंट नहीं है या फिर आपको लोगों को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो मुझे टाइम दिया गया था उसमें इतना फिट हो रहा था, तो ये तो मैंने कवर किया है। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो पूछ सकते हैं। कोर्स मटेरियल या बुक्स वगैरह कौन से यूज करते हैं आप, कहाँ से यूज करते हैं, कुछ मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी। सर गेट 2020 की जो बुक आती है। अच्छा, ओके। नहीं, लेकिन वैसे आपने बीटेक में या बी उसमें तो कुछ बाकी बुक्स तो पढ़ी होगी ना, लेकिन मतलब मेरा पॉइंट ये था कि ये जो लोकल यूनिवर्सिटी के लिए जो बनती है बुक्स वो यूजफुल नहीं रहती, जिसमें थोड़ा कंसेप्ट रहता है। कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी बुक आप पढ़ लो, लेकिन कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो फट से आप कैच कर लोगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहोगे। क्योंकि गेट एग्जामिनर जो होते हैं उनको ये मालूम है कि बच्चे कंसेप्ट वाले बुक नहीं पढ़ते, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं कि जिसमें कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर कंसेप्ट वाले बुक पढ़ रहे हैं तो कोई फिर आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। और वो चॉइस भी ऐसे देते हैं कि वो ये सोचते हैं कि कौन सा चॉइस देने से मैक्सिमम कंफ्यूजन आएगा स्टूडेंट्स में। वो तो सवाल पे इतनी सी मेहनत लेती है, चॉइसेस जनरेट करने के लिए बहुत मेहनत लेते हो कि कौन से 4 चॉइस दिए जाए कि जबरदस्त कंफ्यूजन रहे उनके कारण। तो वो कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर, ठीक है ना। तो है, वैसे टाइम है अभी भी, गेट तो फरवरी में है और अभी अक्टूबर है, तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कर करके आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक या ये एरिया आपको हेवी जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी अच्छे बुक्स होंगे, अच्छे कंसेप्ट वाले बुक्स होंगे, वो आप पढ़ो, और फिर उससे कंसेप्ट क्लियर कर लो और फिर से वो क्वेश्चंस ट्राई करो। तो उसी के कारण आपको
काफी ग्रिप आएगा। बुक्स तो बहुत है आर्शिया, आपने सवाल पूछा है, बुक्स तो बहुत है। साइमन हेकिन की है, फिर एक बीपी लाठी है। वैसे मैंने भी लिखी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छी है। वो आपको देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छी है कि नहीं। लेकिन जिन बुक्स में से मैं पढ़ा हूँ, वो ये है, साइमन हेकिन है, बीपी लाठी है, फिर प्रोकिस है। प्रोकिस बहुत मैथमेटिकल है, वो शायद यूजी लेवल पे आप एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, लेकिन साइमन हेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट, अगर फॉरेन ऑथर देखते हैं। मेरा एज ए स्टूडेंट ऐसा है, ये सब्जेक्ट के बारे में एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप जब पढ़ते हो या फिर कोई आपको बताता है, लेक्चर में बैठते हो, आप लेक्चर सुनते हो, तो समझ में तो आ जाता है तब, लेकिन बाद में ध्यान में ही नहीं रहता। ये मेरा एक एग्जाम्पल है। अब बात अलग है, मैं 26 साल हो गए वही मतलब टॉपिक बार बार पढ़ा पढ़ा के अभी थोड़ा सा फिट हो गया है दिमाग में। लेकिन जब नए होते हैं इस टॉपिक में, तो इसको एक समझ जाओगे आप, लेकिन वो ध्यान में रखने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो कुछ डाउट नहीं होंगे तो फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि जितना पोर्शन मुझे दिया था वो हो गया है कवर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। तो मैं अभी मीटिंग छोड़ता हूँ, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू। ओके, जस्ट एक बार चैट चैट कर लेता हूँ। बाय, बेस्ट। लेफ्ट करना है।